पीपीएससी मेंस के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग। देखिए, पिछले क्लास में हमने मौर्य कला और पटना कलम इन दोनों के बारे में चर्चा किया था। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेज हो रहे हैं जिसमें एससीओ का है ना, जो संघाई सहयोग संगठन है उस पर काफ़ी विस्तृत वीडियो, काफ़ी विस्तृत क्लास का वीडियो आपने देखा होगा, अवश्य देखा होगा। नहीं देखें तो आप उसको जरूर देखिए, है ना। उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स पे काफ़ी चर्चा किया गया है। अब देखिए, मधुबनी चित्रकला की बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में जो पेंटिंग की बात आती है, बिहार में कला की बात आती है, तो जो बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा है पहले, उसमें मौर्य कला, पटना कलम और पाल कला, ये तीन प्रोमिनेंट रहा है। लेकिन आजकल क्या होता है कि कभी कभी छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको मधुबनी चित्रकला को भी तैयार करके जाना चाहिए। एक दूसरा, कभी कभी बिहार की कला के बारे में बात आता है, बिहार की कला और चित्रकला का विवरण दीजिए, बिहार और कला के चित्रकला के आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको केवल मौर्य, पाल या पटना कलम तक ही आपको सीमित नहीं रहना है, बल्कि मधुबनी चित्रकला है, मंजूषा शैली है ना, बिहार की अन्य कला शैली है, मंदिर आर्ट है जिस पर हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, मंदिर आर्ट शैली जो एक बार पूछा हुआ भी है, तो इस पर चर्चा करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये मधुबनी चित्रकला शैली। जैसा कि नाम है, नाम से स्पष्ट है कि उत्तरी बिहार के मधुबनी जिले और उसके आसपास के क्षेत्र में, आसपास का मतलब है दरभंगा, सीतामढ़ी, है ना, उसके आसपास सुपौल वाला एरिया, इन सब क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला शैली का विस्तार रहा है, विकास रहा है। और अभी और धीरे धीरे क्या होता है, बिहार के दूसरे क्षेत्र में भी ये विस्तृत होता जा रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। चित्रकला शैली का जो प्रारूप आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस शैली में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि मधुबनी चित्रकला शैली, जिसे हम लोग मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मिथिला क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। ये लोक कला है, फोक आर्ट बोलते हैं इसको, फोक आर्ट, ठीक है। ट्रेडिशनल फोक आर्ट, ट्रेडिशनल फोक आर्ट है जो सामाजिक जीवन, दैनिक जीवन, है ना, परंपराएं, रिचुअल्स, शादी विवाह के दौरान बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उसके चित्रण इसमें किए गए हैं मधुबनी पेंटिंग में। अब देखिए यहाँ पर इसका चमकीले रंग, सुंदर ज्यामितीय डिजाइन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन वगैरह बनाया जाता था, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाना, ठीक है। इस कला में हिंदू जो मिथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, देवी देवता, प्रकृति, आम जीवन के दृश्य को उकेरे जाते हैं, ये शैली है इसका। परंपरागत रूप से यह कला ज्यादातर महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में ये हमेशा आगे बढ़ती जा रही है और आज के समय में तो काफी महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, इसमें कुछ इतिहास के बारे में भी हल्का सा वर्णन दिया गया है। एक मान्यता ऐसा है कि इस कला की शुरुआत काफी पहले हो चुका था। कहता है कि रामायण काल में ही इस कला की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना। राजा जनक ने सीता के विवाह के अवसर पर कलाकारों को दीवारों पर चित्र बनाने का निर्देश दिया था और उस समय से यह आर्ट धीरे धीरे डेवलप हो गया। आप आज भी देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र जब जाएंगे, जिस परिवार में, जिस घर में शादियां होती है, उसके दीवारों पर तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं, तरह तरह का, है ना, कलर से तरह तरह के चित्रण किए जाते हैं, जिस पर हम लोग आगे से बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। उस प्रकार से यहाँ पर ये कला शैली विकसित होती है, रामायण काल के समय से ही इसका विकास बताया जाता है। अब देखिए यहाँ अभी कैसे इसको डेवलपमेंट हुआ है। तो 1934 में बिहार में जब भूकंप आया था, सभी लोग जानते हैं कि 1934 में बिहार में भूकंप आया था, दरभंगा वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। उस समय एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, विलियम जी आर्चर, उन्होंने पहली बार दीवारों पर बनी हुई इस पेंटिंग को नोटिस किया था, ठीक है ना। पहली बार उनको ये चित्रण मिला और चित्रण मिलने के बाद ये धीरे धीरे उसको प्रकाश में लाना प्रारंभ किया गया और यह मिथिला शैली, मधुबनी शैली अपने चरम पर अभी जो है काफी डेवलप है। इंडिया और इंडिया के बाहर भी इसका विकास हो चुका है। जापान सिटी में, जापान के जो योकोहामा सिटी है, वहां पर तो इसका प्रदर्शनी काफी पहले लग चुकी है और अमेरिका में भी इसे प्रदर्शनी कई बार लगाई गई है। इंडिया के कोने कोने में भी पेंटिंग चल रही है। और ये पटना में भी आप देखेंगे, गांधी मैदान में बिहार महोत्सव होता है, बिहार उत्सव होता है, बिहार, ठीक है।
तो उसमें आप बहुत सारे स्टॉल को देखेंगे। जहाँ कहीं भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, कोई भी तरह का है ना बड़ा महोत्सव, बड़ा कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर मिथिला पेंटिंग का प्रदर्शनी आपको निश्चित रूप से मिलेगा देखने को। तो पहले यह पेंटिंग घर की मिट्टी की दीवारों पर या आंगन की जमीन पर बनाई जाती थी, ठीक है, दहलीज पर चौखट के आगे बनाई जाती थी। लेकिन जब ये बनता था, जाहिर है कि मिट्टी की दीवारें हैं या आंगन पे है, अभी भी आप दीपावली में देखे होंगे कि रंगोलियां बनाई जाती है दीवार के आगे, और वो ज्यादा दिन टिकता है क्या, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता है, तो ये कुछ दिनों के बाद मिट जाती थी या मिटा दी जाती थी, इसलिए ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता था। इससे क्या होता है ना, देखिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका है कि जब ये मिट्टी की दीवारें बनाई जा रही थी या दहलीज पर बनाई जाती थी, निश्चित रूप से इसका क्या होगा, है ना, ये सर्वाइवल काफी कम होगा या फिर उसके प्रमाण भी काफी कम मिलेंगे, इससे समस्याएं होती थी। ये निरंतरता का अभाव इसलिए पाया जा सकता था उसमें। लेकिन बाद में जब इस क्षेत्र में सूखा पड़ा तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया, इसलिए तो इस पेंटिंग को जीवंत रखना है, और जीवंत रखने के लिए उसको क्या करना होगा कि मिट्टी पर नहीं करके कुछ ऐसे सामग्री पर इसका चित्रण किया जाए जो उसकी जीवंतता को बनाए रखने में कारगर हो सके। इसके लिए ये पेंटिंग कागज पर बनाए जाने प्रोग्राम हो गए, कपड़े पर बनाए जाने प्रोग्राम हो गए, कैनवास पर बनाए जाने प्रोग्राम हो गए, ठीक है ना। और इसके द्वारा क्या हुआ कि इसको बेचकर आजीविका कमाने का भी साधन होती है। यहाँ जब मिट्टी पर बनाई जा रही है, आंगन की जमीन पर बनाई जा रही है, दहलीज पर बनाई जा रही है, जाहिर है कि यहाँ पर ये इकोनॉमिकल तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो इकोनॉमिकल होगा नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक बनेगा जो पोर्टेबल, कोई जो पोर्टेबल है जिसको हम पोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरी जगह ले जा सकते हैं, है ना, कागज कपड़ा कैनवास, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इकोनॉमिकल होगा, लोगों को इसकी आजीविका मिलेगी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, है ना, कला की इकोनॉमिक यूटिलिटी या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देखिए इस तरह से होता है। केवल कला ही नहीं है, कला केवल अभिव्यक्ति नहीं है, यह इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रूप है, फॉर्म है, ठीक है। तो और यहीं से मधुबनी चित्रकला धीरे धीरे क्या होता है बिहार में, ठीक है, बिहार में, फिर उसके बाद बिहार के बाहर इंडिया में, और इंडिया के बाहर फिर देश के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ना प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। इसकी देखिए विशेषताएं क्या क्या, यही तो क्वेश्चन रहता है, विशेषताओं को ध्यान रखना है। बेसिकली फोटो आपको यहाँ पर बनाया गया, देख ही रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मधुबनी चित्रकला में सबसे पहला तो है कि ये पेंटिंग, देखिए यहाँ से भित्ति चित्र शैली के रूप में कभी कभी छोटे लघु चित्र रूप में बनाई जाती थी। वॉल पेंटिंग जो भी बताया हमने कि दीवारों पर बनाया जाता था, आज भी बनाए जाते हैं, और छोटे छोटे मिनिएचर्स के रूप में देखे जाते थे। चमकीले विपरीत रंग और बारीक पैटर्न इनकी खास पहचान है, मतलब चटक रंगों का प्रयोग किया जाना। चटक रंग का मतलब तो गाढ़े लाल, गहरा पीला, गहरा हरा, गहरा नीला, इस टाइप से कलर का प्रयोग किया जाता था। और इसके पैटर्न जो होते थे, जो बनाने का जो तकनीक होती थी, पैटर्न होता था, वो काफी बारीक होता था, जो अभी फोटो में आपने देखा। ये पूर्णतः चित्रों से भरा हुआ होता था। दोहरा बॉर्डर चित्र होता था, मतलब जो चित्र बनाए जाते थे बॉर्डर, उसमें डबल बॉर्डर बनाए जाते थे, ठीक है। ये चित्रों के भागों को बांटकर अलग अलग दृश्यों को दिखाए जाने की एक परंपरा इसमें रही है। और जो ब्रश होते थे, रंग होते थे, अक्सर प्राकृतिक सामग्रियों से ही बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय कलर का बहुत ज्यादा आविष्कार, बहुत ज्यादा इन्वेंशन अभी नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में कलर का प्रयोग, है ना, परंपरागत रूप से प्राकृतिक सामग्रियों से की जाती थी। शादी ब्याह त्योहार और धार्मिक अवसर पर इनका मुख्य विषय होता था, यही मुख्य विषय होता था। विवाह में जैसे कोहबर घर का निर्माण किया जाता था, विभिन्न त्योहारों में देवी देवताओं का, है ना, धार्मिक अवसर पर देवी देवताओं के चित्रण किए जाते थे, ठीक है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है कि ज्यामितीय आकृतियां और पैटर्न इन पेंटिंग्स को और भी आकर्षक बनाते हैं। देवी देवताओं के चित्रों में खासतौर पर देखिए आंखें बड़ी और सामने से बनाई जाती थी, आगे वाले फेस को दिखाने का प्रयास किया जाता था, जबकि चेहरा प्रोफाइल में दिखाया जाता था, ठीक है। अब इसमें जो प्रतीक इसका है, क्या क्या है महत्वपूर्ण प्रतीक जो है, उसको आप देखिएगा ध्यान से। तो अब यहाँ पर आपको इसको देख लेना होगा, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग में कई प्रतीक विशेष रूप से, ठीक है, रखते हैं। मछली का मतलब है समृद्धि और सौभाग्य, कमल का फूल पवित्रता और आध्यात्मिक विकास का दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको
ये कर लेंगे। सूर्य मोर जो बनता था उसका क्या है, सूर्य चंद्रमा जो पुरुषत्व और अस्तित्व का संतुलन दिखाता है। हाथी शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। सांप अनंत काल और सुरक्षा के लिए। अलग अलग देख रहे हैं आप तत्व, अलग अलग जीवों के चित्रण भी होते थे, ठीक है। आम का पेड़, कौवा का मतलब क्या है, ज्ञान और सतर्कता की बातें हैं। कौवा को सबसे बुद्धि है ना, बुद्धिमान और बुद्धिजीवी पक्षी भी कहा गया है, होशियार पक्षी, चालाक पक्षी। देख रहे हैं ना, ये अलग अलग देख ये पेंटिंग का अलग अलग महत्व था। देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग दिख रहा है इसमें काफी बारीकी से डबल बॉर्डर इस तरह से यहाँ किया हुआ है, जो भी चर्चा हो रही थी, ठीक है ना। बारीकी देखिए इसका, और ध्यान समझना है। तो ये प्रतीकों को समझना है, याद रखना है। इसमें 2-4 प्रतीक को भी आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में तो काम चलेगा, इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, प्रमुख शैलियां की बात यहाँ होती है। देखिए तो प्रमुख शैली में जो होता था 5 पारंपरिक शैली थी यहाँ पर। एक तो है आपका तांत्रिक, जो धार्मिक और पौराणिक विषय इसमें हुआ करते थे। कोहबर घर होता था, जो विवाह और दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए चित्र इसमें होते थे। शादी के बाद ये चित्रण हुआ करता था दीवारों पर, पेंटिंग में, है ना। भरनी होता था, चमकीले रंगों से बनी देवताओं की छवियां होती थी, अलग अलग देवी देवताओं की छवियां, जैसे राम कृष्ण, ठीक है, सीता के चित्रण होकर, शिव पार्वती के भी चित्रण पाए गए हैं। गोदना, जो बांस की कलम और काजल से बड़ी सरल डिजाइन बनाई जाती थी गोदना के रूप में, ठीक है ना। बाद में जो गोदना देखते होंगे हाथों पर भी बनाए जाते थे, पैर पे बनाए जाते थे। ये इस तरह से बांस की कलम और काजल से गोदना का ये होता था। कचनी एक है ना, एक पारंपरिक शैली थी, सीमित रंगों से बारीक पैटर्न बनाए जाते थे। तो बेसिकली ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, धार्मिक, त्योहार का, विवाह का मेन पार्ट इसका रहा था। ये 5 पॉइंट अगर आप याद करते हैं तो आपको ये पारंपरिक शैलियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी होगी। बनाने की प्रक्रिया और सामग्री की बात हम लोग करते हैं। देखिए आगे है, किस प्रकार से बनाए जाते थे, सामग्री क्या इस्तेमाल होता था। तो रंग में पौधों और प्राकृतिक वस्तुओं से बनाए जाते थे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था पीला रंग, तो पीला रंग जो बनाया जाता था हल्दी से बनता था। ये आज भी शादी विवाह में देखते हैं, पीला रंग का प्रयोग हल्दी का इस्तेमाल होता है। हरा रंग के लिए नीम, है ना, और अलग अलग पत्तों का प्रयोग किया जाता था। लाल रंग के लिए फूलों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। नील से नीला रंग प्राप्त किया जाता था। काला रंग जो होता था, दीपक से जो निकलने वाला कालिक होता है, लौ होता है, उससे काला रंग तैयार किया जाता था। काजल भी पहले ऐसे ही बनाए जाते थे, अब तो उसके लिए बहुत सारे, है ना, फाइन तरीके से बहुत सारे, है ना, बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। पहले दिया से ही कालिक को जमा किया जाता था, उससे काजल बनाए जाते थे, और काफी हाइजेनिक भी होता था वो। और चावल के आटे से सफेद कलर बनाए जाते थे। ये मतलब हम बात कर रहे हैं, ये जो कलर है टोटल क्या है, नेचुरल कलर है, नेचर से लिया गया है, प्रकृति से लिया गया है, शुद्ध होता था। देखिए ब्रश का प्रयोग कैसे होता था। ब्रश में बांस की कुच्ची होती थी। बांस आपने देखा होगा, बांस का डंठल को लेकर के उसको कुच्ची बनाया जाता था, मतलब ब्रश बनाया जाता था। कपास की टहनियां, माचिस की तीलियां और कभी कभी उंगलियों से भी इस्तेमाल होते थे, बनाए जाते थे। अगर कोई कुच्चा नहीं मिला तो उंगली से भी कलर करके उसको दीवारों पर चित्रण किए जाते थे, ठीक है। ये माध्यम हो गया। खाली जगह जो होता था उसमें फूलों का, पक्षियों का, जानवरों का, ठीक है, या ज्यामितीय आकृतियों से भरी जाती थी। जो आपका उधर आपने देखा था 5 पार्ट, उसमें जो खाली जगह होते थे उसमें से फूल, फल, पक्षी, है ना, जानवर के चित्र दिए जाते थे, और अंत में बॉर्डर डबल लाइन से बनाई जाती थी, ठीक है। ये इसका बनाने का तरीका था। अब इसमें जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उसका नाम आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध कलाकार में इसमें भी 2-4 नाम याद रखना। महासुंदरी देवी, ठीक है ना, जिसने कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बना के इसको बढ़ावा दिया। भारती दयाल, जगदम्बा देवी। देखिए जगदम्बा देवी को 1975 में पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। 1975 में पद्मश्री अवार्ड से उनको नवाजा गया है। इसके अलावा शशिकला देवी, यही शशिकला देवी का जापान में प्रदर्शनी लगाई गई थी उनके चित्रण का। लीला देवी, बउआ देवी, यमुना देवी, नाम आपको 2-4-5 याद रखिएगा, उससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। और इसका देखिए महत्व क्या क्या है। यह कला मैथिली महिलाओं की सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है ना। क्योंकि जो महिलाएं, मिथिला की महिलाएं होती हैं, उनको ये कला में महारत हासिल है, जो महिलाओं का नाम उन्होंने बताया है। ये इसका काफी बेहतर इन्होंने काम किया है और अन्य लोगों को भी प्रभावित किया है, अन्य लोग भी इससे इंस्पायर हुए हैं, और आज के समय में तो काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को चित्रों के माध्यम से जीवित रखती है, ठीक है ना। जो पौराणिक कथाएं, जैसे मान लीजिए रामायण का सीन है,
ठीक है, या लोकल लोक कथाओं का सीन है। तो ये इससे जो चित्र है ना, कलाकार कला का तो मतलब ही है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आर्ट है या खास करके जो पेंटिंग है, उसमें कलाकार का जो सोच है, थॉट है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उस कला के माध्यम से जीवंत होती है। तो यहाँ कहता है कि जो मिथोलॉजी हमारा है, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोक कथाएं हैं, उनको चित्रों के माध्यम से जीवित रखने का बहुत बड़ा प्रयास है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। इसमें जो प्रतीक जो होते थे, प्रयुक्त प्रतीक हैं, जैसे हमने बताया था थोड़ी देर पहले, सांप है, हाथी है, तोता है, ठीक है ना, ये अलग अलग संदेश देते हैं। यह भी यह बताता है किस प्रकार से मानव जीवन का जुड़ाव अन्य जीवों से, जंतुओं से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से है, और उनका क्या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, यह दिखा रहा है। कितना महत्वपूर्ण बात है। और तो आजीविका का साधन तो है ही महिलाओं के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आज के समय में देखिए, इसका आधुनिकीकरण धीरे धीरे हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और जैसे कि हमने बार बार बताया है कि इसके एग्जीबिशन लगाए जा रहे हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो मधुबनी के कलाकार केवल धार्मिक विषय ही नहीं, बल्कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, प्रकृति है, आधुनिक जीवन से जुड़े विषय को भी चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, करने लगे हैं। और अब नेचुरल कलर ही नहीं, बल्कि सिंथेटिक कलर का भी इस्तेमाल हो रहा है। और अब केवल बांस की कुची नहीं, उंगलियां नहीं, ठीक है, बल्कि ब्रश की तकनीक भी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ पर क्या हो रहा है अब, ठीक है, 3 डायमेंशनल डिजाइन भी देखने को मिल रहे हैं, 3 डायमेंशनल डिजाइन देखने को मिलते हैं। और यह कला धीरे धीरे क्या हुआ है, आधुनिक रूप ले चुकी। मतलब अगर हम इसको ग्राफ पे दिखाना चाहें तो ये इस तरह से कला धीरे धीरे काफी बेहतर हो रही है, काफी आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है ना, ये काफी आगे बढ़ते जा रही है। और इसके लिए संरक्षण के लिए सरकार ने 2007 में GI टैग भी इसको दे चुका है, दिया गया है, ठीक है ना। कई रेलवे स्टेशन, मधुबनी जंक्शन, पटना जंक्शन, इसका चित्रांकन किया गया, देख सकते हैं आप। कई पुल, जो अंडरग्राउंड पुल रेलवे के नीचे होते हैं, वो पुल, फ्लाईओवर के दीवारें, आप देखेंगे कि मधुबनी चित्रकला से उसको पेंट किया गया है। मतलब प्रचार प्रसार के लिए सरकार काफी काम कर रही है। और देखिए, जैसे बताया, जापान के टोकामाची निगाटा प्रांत में इसका संग्रहालय बनाया गया है, उसमें मधुबनी पेंटिंग को दिखाया गया है। इस प्रकार हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो कला काफी पहले, सदियों पहले एक छोटी सी परंपरा के रूप में प्रारंभ हुआ था, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, है ना, अपने परंपरागत छवि से बाहर निकलते हुए आज यह एक मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में है, आधुनिक रूप में ये कला डेवलप हो चुकी है। इसमें तकनीक का भी इस्तेमाल होने लगा है, पेंटिंग के तरीकों में, ठीक है ना। और इस कला को इंटरनेशनल लेवल पर छवि बनाने के लिए, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए हमारी सरकार ने GI टैग से भी इसको जोड़ा है। और यह कला दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ती जा रही है। और इसके अभिव्यक्ति, कल्चरल अभिव्यक्ति के साथ साथ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी, है ना, इस कला के माध्यम से फुलफिल हो रहे हैं। खासकर महिलाओं को काफी रोजगार इस मामले में मिल रहा है, और पुरुष भी इससे जुड़ने लग गए हैं। इसलिए यह कला इकोनॉमी को और बिहार के GDP को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।